अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जॉग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे जनाब। इस एनर्जी का राज है क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। एक तो वीकेंड है, वीकेंड की भी एक अलग खुशी होती है कि जनाब कल छुट्टी होगी और अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ टाइम गुजारा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पड़ाव पड़ने वाला है जनाब। पाकिस्तान और जो रिवायती हरीफ है हमारा, उनका जो है ना हाई वोल्टेज मैच आज खेला जाएगा। आज कांटे का मुकाबला देखने के लिए जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका जुनून भी बढ़ चुका है और लाहौरियों ने तो मैच देखने के लिए मेरे ख्याल से खसूसी तैयारियां कर रखी हैं। वीकेंड हो और मेरे ख्याल से पाक भारत क्रिकेट मैच हो, तो अगर आप क्रिकेट के फ़ैन भी नहीं है ना, अगर इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं आप क्रिकेट में, तो भी आप इस क्रिकेट फीवर में मुब्तला हो जाते हैं और इसमें मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। और आईसीसी वनडे इंटरनेशनल की तारीख में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, क्योंकि दोनों टीमें अभी तक 132 मरतबा एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं और पाकिस्तान जो है वो 73 मरतबा और भारत 55 मैचेस में फाते रहा है और ग्रीन शर्ट्स ने 2 बार एशिया कप भी जीता है। 1986 और 2014 में कौमी टीम ने रनर अप पोजीशन हासिल की थी और शाहीन जो है वो एशिया कप के वनडे फॉर्मेट के 45 मैचेस खेलकर 26 में सुरखरू हुए हैं। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बॉलिंग के शोबे में भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर है और यही पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है कि अगर वो अपनी बॉलिंग में अच्छे रहते हैं तो वो ये मैच जीत भी सकते हैं, क्योंकि शाहीन, हारिस, रऊफ और नसीम शाह के सामने जो भारतीय बल्लेबाज है ना, वो हमें नर्वस ज़रूर दिखाई देंगे। जैसे ही हमारे ये जो हमारे बॉलर्स जैसे ही मैदान में आते हैं तो उनकी हवाइयाँ छूट जाती। मैं तो यही कहूँगी कि वो नर्वस नज़र आते हैं और उनके चेहरे पर वो नर्वसनेस वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत को बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान से कुछ सबकत हासिल है, तो इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि जो मैच है ना ये बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत टफ भी हो सकता है एक दूसरे के लिए। और ये पाकिस्तान और जो भारत का मैच होता है ना जनाब, ये एक वाहिद मैच होता है जिसके लिए हर कोई दुआ कर रहा होता है। आज जो है वीकेंड भी है और गेट टुगेदर्स भी होंगी, स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी, घरों में हर कोई जो है वो स्क्रीन के सामने बैठेगा जैसे ही ये मैच आज शुरू होगा और हर कोई यही दुआ करता हुआ नज़र आएगा कि भारत से नहीं हारना है हमने, हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और हम ये दुआ भी करेंगे कि हमारी जो टीम है वो जब मैदान में उतरे तो अच्छा परफॉर्म करे। हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, हम उनके छक्के छुड़वा सकते हैं, तो इसलिए प्रेशराइज नहीं होना। और ऑब्वियसली हम लोग तो उस वक्त दुआ गो होंगे, हमारी तो यही कोशिश होगी कि हमारी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके हमारी टीम वो दे। और आज का दिन मेरे ख्याल से बड़ा हैक्टिक भी हम सब का रहने वाला है, टेंशन में भी हम सब होंगे, क्योंकि ये पाक भारत का जो मैच है ना वैसे ही बहुत टेंस हो जाता है और ख़ासतौर पर लास्ट ओवर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से ऐसे मैचेस भी हमने देखे हैं कि लास्ट ओवर में वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। कोई एक टीम जो जीत रही होती है वो हार जाती है और हारती हुई टीम जो है वो जीत भी जाती है। इस तरह के भी मैचेस हमने देखे हैं कि जो हमारी नर्व्स पर भारी पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो जाता है और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम। तो आप लोगों ने दुआओं का सिलसिला ज़रूर जारी रखना है और जो टीम है मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म करेगी और वो जीतेगी भी। तो आज का मैच जो है बड़ा ही अच्छा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज का जो मैच है उसमें फाते करार पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, इस पर भी हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। और आज योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चिकन पॉक्स के हवाले से हमें बताने वाले हैं कि किस तरह का योगा किया जा सकता है। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए भी और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी होगा कि चिकन पॉक्स के लिए किस तरह योगा किया जा सकता है। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा टेक्निक्स उनसे जानते हैं। जी योगी नईम साहब बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे गर्मी दानों पे। गर्मी का एहसास, गर्मी की शिद्दत जो जिस्म पे महसूस होती है, मुंह में आपको प्यास महसूस होती है, हलक में प्यास महसूस होती है,
आप पानी भी पीते हैं लेकिन फिर भी आपके जिस्म में जो है वो पानी की कमी है। आप पानी पीते हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हर वक्त मुंह खुश्क रहता है। आप पानी पीते हैं लेकिन आपके मुंह पक जाता है, आपके गर्मी दाने मुंह में बन जाते हैं। आपको योगा इसमें कैसे हेल्प करता है? योगा के ज़रिए से इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? बग़ैर टैबलेट्स के, बग़ैर मेडिसिन के अपने जिस्म की जो गर्मी है उसको कैसे कम किया जा सकता है? योगा आपको बड़ी आसानी से कुछ चीज़ें बताता है जो आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं। एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सितकारी। सितकारी प्राण का लफ्ज़ी मतलब संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो चूसना या चूमना है। तो आपने सांस इस तरह लेना जिस तरह चूसते हैं किसी चीज़ को, सक करते हैं। टेक्निक ये है कि सांस आपने लेते वक्त ज़ुबान को फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। ज़ुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर तालू पे टच कर लेंगे और दांत साथ मिला लेंगे। दांत मिला के थोड़े होंठ खोल लेंगे, मुंह के ज़रिए से सांस लेंगे और नाक के ज़रिए से खारिज कर देंगे। मुंह के ज़रिए से सांस लेंगे, नाक के ज़रिए खारिज कर देंगे। ज़ुबान फोल्ड रहेगी, ज़ुबान पीछे की तरफ फोल्ड होगी, नीचे वाला हिस्सा ऊपर तालू पे टच करना है। और नाक से खारिज। ये ठंडी प्राण है। ये आपके अंदर के गर्मी के जो मसाइल हैं, मुंह में गर्मी दाने बन जाते हैं, आपको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी आपको जो है वो मुंह में एहसास होता है, गले में खुश्की महसूस होती है, पानी की प्यास बार बार लगती है। आप इसको 5 मिनट रोज़ करें, दिन में 2-3 दफ़ा कर लें। और अगर घनी जगह पे चले जाएं, घनी छाँव में चले जाएं जहाँ पर दरख्तों की छाँव हो, दरख्तों के साथ बैठ के करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रेश होगी और क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, तो इसके फ़ायदे बढ़ जाएंगे। ब्रीदिंग जब भी करें कोशिश करें खुली फ़िज़ा में करें, आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ये सितकारी प्राण अगर आप करते हैं दिन में 5 मिनट, तो इससे जो है वो आपको गर्मी दाने भी ख़त्म हो जाएंगे और गर्मी का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा और प्यास की शिद्दत भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमें जो है वो एक मुद्रा है, ये छोटी उंगली को साथ मिलाना अंगूठे के साथ। याद रखिएगा सिर्फ टच करना है। छोटी उंगली अंगूठे के साथ मिला ली जाए तो इससे जो है वो 5 मिनट के अंदर आपके होंठ जो खुश्क हो गए हैं वो आपके तर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पानी मैसर नहीं है और आप पानी पी नहीं पा रहे, किसी जगह पानी नहीं है और आपके होंठ खुश्क हैं, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इस उंगली को इस अंगूठे के साथ टच कर लें तो आपको 5 मिनट के अंदर आपको प्यास का जो एहसास है वो कम हो जाएगा। आपके होंठों पे जो खुश्की है वो कम होना शुरू हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करना शुरू हो जाएंगे। और जब पानी मैसर हो तो पानी पी लीजिएगा। ये खुश्की को ख़त्म करता है, जिस्म की खुश्की को ख़त्म करता है। बालों में डैंड्रफ है तो उसके लिए बेहतरीन है। वर्ण मुद्रा इसका नाम है। वर्ण संस्कृत ज़ुबान में पानी को कहते हैं। ये पानी बढ़ाता है जिस्म के अंदर, सिर्फ टच करना है। और इसके अलावा जिनके मुँह में गर्मी दाने हैं और वो बग़ैर दवाई के ठीक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक टिप है, एक ही रात में फ़र्क पड़ जाएगा। रात को सोने से पहले आपने देसी घी जो है वो नाफ के अंदर लगा लेना है और सो जाएं। सुबह जब उठेंगे तो इंशाल्लाह मुंह में गर्मी दाने नहीं होंगे। याद रखिएगा कि सोने से पहले आपने नाफ के अंदर देसी घी का एक कतरा, अगर थोड़ा सा वार्म कर लें, इसको गर्म कर लें, एक कतरा नाफ के अंदर उसको अच्छी तरह मसाज कर लें और सुबह उठेंगे तो आपके मुँह में गर्मी दाने नहीं होंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ठीक है जी। गर्मी दानों का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ख़ासतौर पर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आज गर्मी दानों का जो मसले का हल है वो बता दिया है योगी नईम साहब ने कि किस तरह आप योगा करके और ये जो टेक्निक्स उन्होंने बताई है ये करके आप गर्मी दानों को और जो गर्मी हो जाती है आपके जिस्म के अंदर उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। तो योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब का तारुफ हमारे साथ करवा रहे हैं वो सुन लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए हमें। शुक्रिया मुनीबा। आज जो किताब है वो पिछली तमाम किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हैरान कुन है और बल्कि खुशगवार बात यह है कि ये हैरत जो है वो अनप्लेजेंट नहीं है। वो क्या है कि तामीर मस्कन के नाम से किताब मेरे पास है बशारत हमीद साहब की, और इसको मकतबा कुद्दूसिया ने शाया किया। चौथा एडिशन इस वक्त मेरे सामने है और ये अप्रैल 2021 में इसका चौथा एडिशन आया। तो मैंने ये बता इसलिए दिया कि इसमें जो इसके जो मंदरजात हैं उसको अगर आप आज के दौर के हिसाब से टैली करें तो थोड़ा सा अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो ये फिर हकीकत मद्देनज़र रहनी चाहिए कि इसको शाया चूँकि 2 साल पहले किया गया है। तो गुजारिश ये है कि ये नाम से ज़ाहिर है कि तामीर मस्कन, आप देखेंगे कि एक मकान है। तो बशारत साहब ने
बड़ा अच्छा काम ये किया कि जहाँ हर मौजू पर सेल्फ़ हेल्प की किताबें मौजूद हैं, भले वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो या कार चलाना हो या इंजीनियरिंग करना हो, हर चीज़ पे आ चुकी हैं सेल्फ़ हेल्प की किताबें। वहाँ मकान बनाने पे एक सेल्फ़ हेल्प की किताब उन्होंने हमारे सामने वो लिख के पेश कर दी है, बड़ी ही शानदार है। और इसका जो सीक्वेंस है वो बड़ा लॉजिकल है। इन्होंने प्लाट, हाउ टू एक्वायर द पैच ऑफ लैंड, वहाँ से शुरू किया काम। प्लॉट कैसा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, रोड के लेवल का होना चाहिए। अगर बहुत नीचा है तो लोग ये समझते हैं मिसाल के तौर पे कि अच्छा इसमें चूँकि पहले ही रोड से काफ़ी नीचे है तो हमें इसमें बेसमेंट डालने में बड़ी आसानी होगी, पैसे कम लगेंगे। तो बशारत साहब चूँकि कोहना मश्क आदमी हैं, इनका अपना काम ही ये है, ये मकान की तामीरात से मुंसलिक हैं और बड़ी तफसील से इन्होंने ये बताया कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि कोई बंदा मुझसे अगर अपना मकान बनाने के बारे में डिस्कशन करते हुए ये पूछे कि एस्टीमेट दीजिएगा कि कितने का मकान बन जाएगा, तो मैं कोई ये नहीं बता सकता कि फ़लाँ मकान इतने का बन जाएगा जब तक कि मुझे ये पता ना चले कि वो किस जगह पे है और ज़मीन के किस लेवल पे है। तो बिल्कुल ये समझ में आने वाली बात है। दूसरा ये कि इन्होंने इस किताब के कई हिस्से बनाए, सेगमेंट्स बनाए और वो भी बड़े लॉजिकल हैं कि प्लॉट से शुरू किया और प्लॉट हासिल करने की रहनुमा जो बातें हैं वो बताई कि कौन सी चीज़ें आपके मद्देनज़र रहनी चाहिए जब आप प्लॉट ख़रीदने के लिए घर से निकलते हैं। आप जानते हैं कि हम सब को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती ही है ज़मीन ख़रीदने की या मकान ख़रीदने की। तो ये वाली जो किताब है ये मकान, बने बनाए मकान ख़रीदने के बारे में नहीं है, बल्कि खाली पैच ऑफ लैंड, कताए अराज़ी हासिल करके उस पर तामीर करने के बारे में है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर कई तरह के होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी डीलर अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, वो भी सारा बयान किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आम मोहल्ले में घर लेना और सोसाइटीज़ में घर लेना, जो प्लान्ड सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें क्या फ़र्क है। और फिर फाइल्स जहाँ पे बिकती हैं, चलती हैं, सोसाइटियों वाले जिस तरीके से आम आदमी को दाव लगाते हैं, धोखा देते हैं, वो भी उन्होंने होशियार किया आम पढ़ने वाले को। तो साथ साथ उन्होंने नक्शा नवीसों के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि दो तरह के नक्शा नवीस हैं, एक वो जिन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की है और एक वो जो कि किसी नक्शा नवीस के छोटे बन के उनके साथ हेल्पर के तौर पे काम करते रहे और उसके बाद वो मैच्योर हो गए। तो कहते हैं कि अगर आप क्वालिफाइड आदमी से नक्शा तैयार करवाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपए का नक्शा तैयार होगा। यहाँ इसी मकाम की वजह से मैंने ये कहा था कि अप्रैल 2021 का है, हो सकता है आज वो 4 लाख जो है वो 6.5 लाख जिस जगह पे गिरानी का जो आलम है। तो दूसरा जो नक्शा नवीस है दूसरी टाइप का, वो आम आदमी है जो क्वैक है, जो रहा उसके साथ लेकिन क्वालिफाइड नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे वो बन गया, तो वो 30-40 हज़ार रुपये में कर देगा, यानी 10 गुना का फ़र्क। तो जो हमारे जैसा आदमी है वो ज़ाहिर है उस बंदे के पास जाएगा, 30-40 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो क्वालिफाइड आदमी है वो फ़िज़िक्स के उसूलों को, मैथमेटिक्स के उसूलों को मद्देनज़र रखेगा और उसको उसकी रोशनी में मकान की तामीर हमें करके देगा। इसी तरह इन्होंने ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर का फ़र्क समझाया हमें कि वो क्या है, बेसमेंट डालने का तरीका, उसके ऊपर जो उसकी रोशनी है, उसमें हवा का बंदोबस्त, वो सारा बताया है। छत कैसी होनी चाहिए, प्लम्बिंग का काम कैसा होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन किस वक्त अप्लाई कर देना चाहिए, ये सारा कुछ बताया है। और जनाब अहमद अमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, किताब के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और बड़ी ही खूबसूरत किताब का तारुफ उन्होंने हमारे साथ करवाया है। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने अपने शो का आगाज़ किया था कि जनाब आज एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा, पाक भारत के दरमियान टाकरा होने जा रहा है और हमारा वीकेंड तो बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। और अगर हमारी टीम जीत जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उनके साथ जो है वाबस्ता की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, हमारे पाकिस्तान के की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, हमारी बैटिंग लाइन किस तरह की होनी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए, बॉलिंग लाइन हमारी कितनी अच्छी है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट में हैं हाफिज़ इमरान साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप उन्हें तज्जिया देते हुए सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो आज जिस तरह मैंने बात किया है कि एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच जो है पाकिस्तान और भारत का मैच, तो सबसे पहले बताइए कि
क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? पाकिस्तान के खासतौर पर की प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान वैसे तो दोनों टीमों का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। दोनों के पास इंफरादी तौर पर दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। लेकिन पाकिस्तान की टीम का एतमाद इस वक्त ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है भारत की टीम से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसमें आपको तसलसल नज़र आता है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं उनको अपने किरदारों में, कि उनका क्या किरदार है टीम में, किस तरीके से उन्होंने खेलना है, उसमें किसी हद तक आप क्लैरिटी नज़र आती है। कोई किसी किस्म का दूसरा ख्याल खिलाड़ियों के जहन में नज़र नहीं आता। और इसकी एक आप ये भी देखें दलील के पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ भी अपनी प्लेइंग 11 मैच के से एक दिन पहले उसका ऐलान किया, और फिर भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक दिन पहले कर दिया। तो ये जो एतमाद वाला मामला है इसमें पाकिस्तान की टीम निस्बतन बेहतर दिखाई दे रही है। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो भारत को कुछ इंजरीज का भी सामना है। केएल राहुल खेल नहीं रही हैं पहले 2 मैचेस, और उसके साथ जसप्रीत बुमराह अभी उन्होंने इस एशिया कप पे आने से पहले चंद मैचेस खेले हैं। वो एक लंबा अरसा वो रहे बाहर अपनी फिटनेस मसाइल की वजह से। इसी तरीके से रोहित शर्मा की कारकर्दगी भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो सलाहियत रखते हैं। उनकी कारकर्दगी अदम तसलसल का शिकार है। फिर जो सिलेक्शन है भारत की उसमें इन आउट मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाया जाता रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ज़रा पाकिस्तान के एतमाद को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को हल्की सी बर्तरी ज़रूर हासिल हो सकती है। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि भारत के खिलाफ खेल के हर शोबे में, भारत के पास खेल के हर शोबे में बेहतरीन खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान के लिए भी किसी तरीके से आसान नहीं होगा। और इसी तरह से जब आप भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई हिकमत अमली बनाता है तो वो ये बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे माने हुए गेंदबाज नजर आते हैं जो हर किस्म की कंडीशंस में दुनिया के किसी भी बैटिंग लाइन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए पैदा कर सकते हैं। बैटिंग इसके स्पिन ऑप्शंस में जाते हैं तो शादाब खान बहुत शानदार फॉर्म उनकी चल रही है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट्स लिए, फिर यहाँ पर नेपाल के खिलाफ भी विकेट्स लिए। तो ये इसके साथ जब आप बैटिंग में आ जाते हैं पाकिस्तान की, फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, तो ये सब खिलाड़ी ऐसे हैं जो दुनिया की किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ बड़ी आसानी से और आज़ादाना रन्स करने की अहलियत रखते हैं। बेशक ऐसे कि टफ टाइम दे सकते हैं अगर हम बॉलिंग ऑर्डर देखें या बैटिंग ऑर्डर देखें। लेकिन अगर थोड़ी सा बैटिंग ऑर्डर पे बात कर ली जाए तो आप क्या कहेंगे कि किसको पहले भेजना चाहिए, किसको बाद में भेजना चाहिए? इस ऑर्डर के मुताबिक या इस ऑर्डर के लिहाज से भी हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, इसका इन्हिसार तो बिल्कुल, ये जो बैटिंग ऑर्डर है ना, अभी तो आप देख रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा से नीचे बैटिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मैच की सूरत हाल पर होता है कि मैच का तकाजा क्या है। इफ्तिखार चूँकि इस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो कई एक नंबरों पर अब तक खेल भी चुके हैं। वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं, सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को रोटेट करने की हालत में रखते हैं, बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। वैसे तो एक सेट सा बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का नज़र आ रहा है जिसमें नंबर 3 पर बाबर आते हैं, फिर रिजवान आ जाते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक सेट सा बैटिंग ऑर्डर नजर आता है। लेकिन अगर मैच की सूरत हाल कुछ होती है, आपको सलमान अली आगा को नीचे रखना है, या आपने रिजवान को नीचे रखना है, या आपने इफ्तिखार का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, आपने शादाब नवाज का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, तो ये पाकिस्तान के पास इस तरह की ऑप्शंस तो हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अभी से ये कहना कि हम क्या तब्दील कर सकते हैं, ये कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान के पास ये सहूलत जरूर मौजूद है कि उसके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं कि वो, मतलब शादाब खान को देख लें, वो तेजी से रन बनाने की अहलियत रखते हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से एक मैच में अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा इमरान कि अगर टॉस हम लोग जीत जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए या हमें बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है, क्योंकि आपने विकेट्स लेने हैं मैच जीतने के लिए। दो चीजें इसमें देखने की हैं, पिच क्या, कंडीशंस क्या पाकिस्तान को नजर आती हैं। अगर ये टीम मैनेजमेंट समझती है, चूंकि वहां पर
बारिश हो रही है, बादल होंगे, हवा चल रही है, मॉइस्चर है। प्रिडिक्शन भी की गई है आज बारिश की, क्योंकि 2:30 बजे जो है वो मैच शुरू होगा और 3 बजे की प्रिडिक्शन है। वेदर कास्ट ने बोला है कि बारिश हो सकती है। हाँ, बारिश के साथ आंखों चलती रहेगी, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, हाँ जी, ये देखकर ही फैसला किया जाता है कि आप कौन सी चीज बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी की सूरत में एक ऐसा गेंदबाज मौजूद है जो दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ उसका नया बॉल देखने के लिए लोग बैठते हैं, लेकिन उसके नए बॉल से बचने के लिए बल्लेबाज अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो कंडीशन इस तरह की जहां पर बॉल गेंद स्विंग हो रहा हो, उसको हवा में मदद मिल रही हो, तो पाकिस्तान को कंडीशंस वो भी फेवर करती हैं। इसी तरीके से जगह अगर कंडीशंस अलाउ करेंगी पाकिस्तान को, तो वो पहले भी बॉलिंग कर सकते हैं टॉस जीतने के बाद, क्योंकि कोशिश करेंगे। जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो यही है कि आप विराट रोहित की विकेट जल्दी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है या पाकिस्तान बाद में बॉलिंग कर रहा है। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के विकेट्स पाकिस्तान लेने में कामयाब जल्दी से नहीं होता है, तो इंडिया की टीम वो नजर नहीं आएगी जो इनके बगैर नजर आती है। और अगर ये खेल जाते हैं ज्यादा, तो फिर इनके इर्द गिर्द जो खेलेंगे, जिसमें शुभमन गिल भी हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं, तो ये सारे खिलाड़ी फिर और ज्यादा बेहतर खेल पेश कर सकते हैं। अगर ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप्स किसी के साथ नहीं लगती हैं और ये जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर क्या इमरान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले हमें अगर टॉस जीत जाते हैं तो पहले हमें बॉलिंग करनी चाहिए, तो क्या बाद में अगर हम खेलेंगे तो हमारे ऊपर एक प्रेशर नहीं आ जाएगा रन्स का? देखिए, अगर पाकिस्तान पहले, वैसे तो बड़े मैचेस में अमूमी तौर पर टीमें पहले बैटिंग की तरफ जाती हैं, और कोशिश पाकिस्तान का ट्रेंड यही रहा है कि पहले बैटिंग करें और उसको फिर डिफेंड करें, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग निस्बतन बेहतर है, ऑप्शंस ज्यादा हैं, 7 बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास। तो अगर पाकिस्तान इस तरीके से जाता है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि विराट कोहली का चेज में बहुत शानदार रिकॉर्ड है। जब वो हदफ के ताकुब में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो उन्होंने अक्सर व बेशतर अपनी टीम के लिए फतूहात हासिल की हैं। उनका जो टेम्परामेंट है इनिंग्स में चेस करते हुए बहुत शानदार है और दुनिया उसकी बहुत तारीफ है, और उन्होंने इस सिलसिले में तमाम दुनिया के बल्लेबाजों को पीछे छोड़ रखा है। तो ये डिपेंड करता है ना जी, एक तो सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, फिर खिलाड़ी फायदा उठाते हैं दस्तयाब मौके से या नहीं उठाते हैं। ये सारी चीजें कुल मिलाकर देखें, जब मैच शुरू होगा तो उस वक्त ही इनके बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में बात की जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो रन्स ऑन बोर्ड होंगे जब इंडिया के सामने, तो चूंकि वो पहले ही पाकिस्तान बड़े अच्छे एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान अगर अच्छे रन्स ऑन बोर्ड कर सकता है तो उसका एतमाद भी, उसका दबाव भी भारत के ऊपर आएगा और इसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम के बारे में दुनिया में हर जगह ये बात हो रही है कि ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इनका एतमाद बहुत अच्छा है, बाबर आजम की कारकर्दगी सबके ज़हनों पर सवार है। तो ये चीजें पाकिस्तान को फायदा तो दे सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, पूरी दुनिया में इस वक्त बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें बेस्ट बॉलिंग अटैक है, अटैकर्स हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी के हवाले से बात की जा रही है कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है पाकिस्तान का और भारत का। तो जनाब देखते हैं कि कौन आज किसको मात देता है। हमारी सारी बेस्ट विशेस, दुआएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ ही हैं। तो हमारे साथ हाफिज़ इमरान स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद थे और अपना तज्जिया हमारे साथ पेश कर रहे थे। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वीकेंड का हमारा प्रोग्राम है और वीकेंड पे हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम लाइटर नोट पर ही चीज़ों को डिस्कस करें। तो आज हमने ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के हवाले से बात करनी है, बिकॉज़ जब भी हम ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम किसी अच्छी नौकरी के ऊपर जाएं या हमारी नौकरी अच्छी लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें रिज्यूमे हमारा किस तरह का होना चाहिए, जिसको हम सीवी कहते हैं, हमारी वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर हमारे क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमने उसमें इंक्लूड करने हैं, जो हमने बताने हैं, वो एक तो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज़ बहुत से जो बच्चे हैं वो इसमें मार खा जाते हैं कि उनकी रिज्यूमे अच्छी नहीं होती है।
दूसरा कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता या हमें बताया भी नहीं जाता है, गाइड भी नहीं किया जाता है कि हमारे इंटरव्यू की कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, हमने किस तरह इंटरव्यू देना है, हम जहाँ जा रहे हैं हमें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमने क्या पहन के जाना है, ये बहुत मैटर करता है। हमें लगता है कि ये सेकेंड लास्ट थिंग आ जाती है, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ आती है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और आपके लिबास से जो आपका पहला इंप्रेशन जाता है ना, वो ही सबको अपील करता है और वही आपके करियर के कह ले कि आपका करियर तबाह भी कर सकता है। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। दूसरा कि अगर बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने बिज़नेस अपना करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या रोल प्ले करना चाहिए, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। तो आज ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कवर करना है। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब मौजूद हैं, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और उनसे बात करेंगे इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फवाद साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने रिज्यूमे के हवाले से बात की है कि बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि हमने उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स होने चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे रिज्यूमे देखे जिसमें पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखे दिए जाते हैं, और वो बाद में जब कंपनीज़ के पास जाते हैं या उधर जाते तो वो ऑटोमेटिकली डंप कर दिए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंटरव्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, गुड सीवी और बैड सीवी, जिस पे हम लोग बात करेंगे? जी मुनीबा, सबसे पहले तो मैं अपनी यूथ को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप एक प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब आप भी कहीं पे जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, तो आप उसमें से लेट्स से वी आर गोइंग टू चूज़ एप्पल, तो आप देखते हैं कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। हैं दोनों सेम ही, ठीक है ना, और उनकी क्वालिफिकेशन वही है, उसी मार्केट में भी पड़े हुए हैं। जो उनमें क्वालिटीज़ अपेरेंटली होना चाहिए वो उसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप बेस्ट वन सिलेक्ट करते हैं अपने लिए उठा के। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी एक प्रोडक्ट के तौर पे जा रहे हैं, और जब आपको कोई हायर कर रहा है तो उसने आपसे कोई ना कोई मसला हल करवाना है। यानी जो जॉब अनाउंस की गई है मार्केट में, इसका मतलब है वो कि काम करना चाह रहा है, उनका कोई हेड काउंट है, लेट्स से एक डिपार्टमेंट है जिसमें 10 लोगों की ज़रूरत है, तो उनके पास 9 लोग हैं और 10वां चाहिए, और वो एक नया बिगनर चाहिए जिससे वो एक्सपेक्टेशन कुछ रखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है, जब आप अप्लाई करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं या अपना सीवी जो आप डेवलप करते हैं, तो सीवी के लिए ज़रूरी है ये ध्यान में रखते हुए कि आप वो प्रोडक्ट हैं जिसको जो परचेज़र है वो इस नज़र से देखेगा कि इसमें वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो मुझे चाहिए या नहीं है। तो एक तो ये रखें। तो आपका सीवी हैज़ टू बी योर ब्रोशर। जैसे आप मार्केट में जाते हैं लेने के लिए, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ है, तो इट हैज़ टू बी योर ब्रोशर, टॉप ऑफ दी ऑल। अच्छा, ब्रोशर में क्या चीज़ है आप देखें तो किसी ब्रोशर को, तो वहाँ पर सबसे पहले वो जो छोटा सा बर्गर भी होता है ना, वो इतना बड़ा करके दिखाया हुआ होता है। तो वो विजिबल होना चाहिए। तो जो आपने सबसे पहले काम ये करना है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जेनेरिक सीवी कुछ नहीं होता। आपने ये नहीं करना कि दैट फिट्स फॉर ऑल एक सीवी बनाया जो कि सब पे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जेडीज पढ़ना है सबसे पहले, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उन जेडीज को देखें कि 8-10 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, वो क्या हैं, ठीक है, क्या चाहिए। आपने सेल्स के लिए किया है तो सेल्स की टर्म्स उसमें लिखी होंगी, वो टर्म्स आप नोट करें कि क्या वो टर्म्स मेरे सीवी में हैं या नहीं है, क्योंकि वही कीवर्ड्स हैं। जैसे आपने कहा ना वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आपको कैन यू बिलीव 6 to 9 सेकंड्स लगते हैं सीवी को, वो सिर्फ देखते हैं और फेंक देते हैं। तो 6 to 9 सेकंड्स में क्या वो देखते होंगे, या कहीं पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि ये वर्ड्स अगर सीवी में मौजूद हैं तो ये सीवी पिक होगा, नहीं है तो वो वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, एक जॉब कुछ अर्सा पहले मैंने अनाउंस की, तो मुझे 199 सीवी रिसीव हुए एक पोजीशन के लिए। तो आप देखें कि कंपटीशन किस कदर ज्यादा है। अब उस पे या तो मैं टाइम लगाऊं सारा 199 पढ़ने में, या फिर मेरे लिए आसान है कि वो कीवर्ड्स ऐड कर दूं और उसमें से वो मुझे निकाल के दे दे। सबसे उसमें से कौन से ऐसी जो अभी तक आपको याद है ऐसी सीवी आई हो कि किसी ने मतलब जो चीजें नहीं भी लिखने वाली थी वो भी लिख दी हो? ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है। वुड यू बिलीव, मैंने एक सीवी जब रिसीव किया तो पहले तो मेरी हंसी छूटी, और उसके बाद मुझे रंज हुआ कि उसको बेचारे को किसने बताया ही नहीं कि करना क्या चाहिए था। एंड आई कैन एम्पैथाइज विद दैट पर्सन कि यार वो ही वाज डेस्परेट फॉर इट। गलतियां क्या की हुई थी उन्होंने एक अपना पर्सनल प्रोफाइल ऊपर जो लिखा वो तो फिर लिखा कैटेगोरिकली अलग अलग से। उन्होंने लिखा जी आई कलर,
आई कलर, यस आई कलर, हाइट 5.6, यस, और वो सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ था। तो भाई मैं अगर सेल्स के लिए हायर कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपका हाँ आई जी, कलर वो क्या है। नहीं दिलचस्पी कि जनाब आपका आई कलर ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, या आपकी हाइट कितनी है। हाँ एग्जैक्टली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेयर वहाँ पर- कलर तो नहीं लिखा हुआ था उन्होंने? नहीं, कोइंसिडेंटली ये नहीं था। हो सकता है उन्होंने चेंज करवाना हो इन द मीन टाइम। अच्छा, दूसरा ये कि पिक्चर्स लगानी चाहिए अपने रिज्यूमे पे कि नहीं लगानी चाहिए? बहुत से मैंने भी ऐसे सीवीज देखे जिन पर नहीं भी लगी हुई होती है और जिन पर लगी हुई होती है और बहुत स्टाइलिश लगी हुई होती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले वो लगाना भी अगर चाह रहे हैं ना, इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। हाँ जी। आप चाहें तो लगाएं या ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन जो लगाएं वो कोई शादी ब्याह की तस्वीर ना हो, फॉर गॉड सेक। वो इट हैज टू बी प्रोफेशनल। अगर आप मेल जो हैं हाँ जी। वो सूट में अगर आप हो तो बहुत अच्छा है, सही। टाई वगैरह लगाई हुई जी, हो जी। आपने, दैट्स द बेस्ट वन। और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप शादियों वाले ड्रेस में नहीं, आपका जो प्रोफेशनल है, जैसे आपका ये आपने हाँ, ड्रेस पहना हुआ है, हाँ। कोई कोट वगैरह होता हाँ। है, कोई ऐसी चीज होती है, तो वो वाला वहां पर तस्वीर होनी चाहिए अगर लगाना है तो। अच्छा। अदरवाइज अगर आप नहीं लगाते दैट्स ओके। उसकी मैं वजह एक बताता हूँ बड़ी अहम। अब जितनी भी कंपनीज हायर करती हैं, आपका सीवी जब लेट्स से 100 में से 10 में आप आ हाँ गए जी। तो आपका लिंक्डइन जरूर चेक किया जाएगा, ओके। फेसबुक जरूर चेक किया जाएगा, ओके। बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट योर टिकटॉक, क्योंकि वहां पर जो आपने कैजुअल अंदाज में वो सेल्फीज और वीडियोस अपलोड की होंगी ना, वो आपकी पर्सनालिटी बताएंगे कि ये कि फिट आपकी होता है। पर्सनल, मतलब आप सोशल मीडिया चेक किया जाएगा किसी भी Yes. जॉब के लिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। जी 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 बिल्कुल। Wow. क्योंकि लिंक्डइन पर भी देखें ना, लिंक्डइन इज अ बेस्ट सेलर आई वुड से, सही। आपके लिए जो काम करता है वो, तो वो आपको सेल तो करता है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट जिस वेबसाइट पर, जिस कंप्यूटर पर लिंक्डइन खुलता है, एक ही क्लिक पे फेसबुक भी खुल फेसबुक जाता भी खुल जाता है, हर चीज खुल जाती है, हर चीज़ खुल जाती क्योंकि है। आपने वहां पे हर अपने लिंक्स दिए होते हैं ना हाँ, सारे। लिंक्स दिए हुए होते हैं। तो जब वो देखेंगे तो वहीं पे फैसला कर लेंगे कि ओके ये बंदा प्रोफेशनली तो शायद 4-5 पॉइंट्स इसके मिलते हैं हमारे साथ, लेकिन ये क्या हमारे कल्चर में सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके। वो एक्सट्रोवर्ट है, शोर मचाता है, हल्ला गुल्ला करता है, तो हो सकता है उसका टेम्परामेंट वैसा ना हो, तो एंड सो ऑन। तो इसलिए आप माइंडफुली, मैं समझता हूँ कि सारे सोशल मीडिया को आप अपने कैथारसिस का जरिया बिल्कुल ना बनाएं कि मूड खराब है तो लिख दिया कि सारी दुनिया ही बुरी है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। नो, डोंट डू दैट। इस तरह की चीज़ें करने से पहले आप देखें कि आपका एम्प्लॉयर, और इवन अगर आप हायर हो चुके हैं तो कलीग्स उसके बारे में क्या राय कायम करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये तो चले रेज्यूमे पे बात होगी, ये इंटरव्यू जब देने जाते हैं तब फवाद साहब सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं हम लोग क्या करते हैं? जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी ड्रेस के बारे में, योर ड्रेस स्पीक्स बिफोर यू डू। एग्जैक्टली। आप जब एंटर होते हैं तो आपको देखते हुए अंदाजा लोग लगाते हैं कि ये किस कैटेगरी का शख्स है। ठीक। और इसमें हमारा मैं ये नहीं कह सकता, अच्छा किसी, अगर हम वो क्या कहते हैं समाज सुधारू मुहिम पर नहीं निकले होते जब हम हायर करते हैं कि यार ये अंदाजा लगाएं कि अच्छा अगर इसने आज ड्रेस अच्छा नहीं पहना तो हो सकता है बंदा बड़ा कैलिबर का हो, हीरा हो, लेकिन आज अच्छे कपड़े हाँ, नहीं पहने true. हुए। ऐसा किसी का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता। सही। तो आप जिस रोल में अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक ड्रेस पहने। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, दो इसमें रेलिवेंट। आई वॉज इन टेलीकॉम, मैं टेलीकॉम में काम कर रहा था। वहाँ पर एक साहब आए फ्राइडे को, एंड ही वॉज वेयरिंग शलवार कमीज, अच्छा ठीक है। और इट वाज वुडन फ्लोर, तो वहाँ पर आवाज़ भी उनकी मुसलसल, उन्होंने कोई खेड़ी से पहनी हुई हाँ। थी जिसके साथ ची 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 की आवाज़ें चलती जा रही थी। अच्छा, अब कोई पूछे कि यार शलवार कमीज में पहनना क्या बुरी बात है, ये तो पहनते हैं लोग एंड जी, दैट्स जी, ओके। हाँ। लेकिन कैटेगरी ख़ास तौर पे फ्राइडे को, तो मैं कैटेगरी के लिए कहूँगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसका कल्चर किसी से मालूम कर लें कि वहाँ पर ड्रेस कोड क्या होता है। तो किसी दोस्त से पूछ लें, किसी से बात कर लें, एंड इट्स परफेक्टली ओके कि आपको जब इंटरव्यू की कॉल आई है तो आप उनसे पूछ लें कि आपका ड्रेस कोड क्या है। अच्छा ठीक है, ये पूछ लेने- ये भी अच्छा है। हाँ, ये पूछ लें उनसे। हाँ। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यार फ्राइडे है, कैजुअल डे होगा तो शलवार कमीज चल जाएगी। हाँ, हाँ। वो अच्छा, ही लुक गुड, मैं बता रहा हूँ जिनका, तो वो अच्छे लग रहे थे शलवार कमीज में भी, लेकिन उस कंपनी में शलवार कमीज है नहीं, वो फ्राइडे को भी शलवार कमीज नहीं पहनते। वहाँ पर कैजुअल होती है, जब टी शर्ट है, फ्राइडे का ड्रेस, जीन्स पहनी है वहाँ, और वो भी जो हायर्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा खुद से ज़हन बना लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो आपके चाहिए पे दुनिया नहीं चलेगी। वहाँ का कल्चर जो है उसके बारे में आप जरूर पूछ लें। एक अच्छा, दूसरा कलर्स भी मैटर करते हैं कि किस तरह के कलर्स पहन कर आना है? जी, कलर बिल्कुल मैटर करते हैं। कुछ लोग शॉकिंग कलर्स, खासतौर पे अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं बड़ी दिलचस्प बात। एक हमने मिड लेवल का ना, टीम लीड लेवल के लिए पोजीशन की अनाउंस, तो आई रिमेंबर के ऐसे ही एक रूम था जहां पर हम अच्छा, इंटरव्यूज कर रहे हाँ। थे। तो एक खातून आई और उनके आने का हमें बहुत पहले पता चल गया, उनके रूम में एंटर होने से कोई 10 सेकंड पहले, अच्छा। क्योंकि दूर से आवाज़ आ रही थी
मैंने जैसे बताया वुडन फ्लोर, तो एक पे टक की आवाज़ आती थी, दूसरे पे छन की आवाज़ आती थी। तो उन्होंने पायल पहनी हुई जी जी जी, और एक साइड पे पहनी हुई, वो आ रही हैं। अच्छा। मतलब आप देखें कि किस तरह से ये किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये कैसे चलेगा कि इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल बैठा हुआ है 3 लोग हैं, उनको मुसलसल आवाज आ रही है कि एक टक चल रहा है, एक छन चल रहा है, और ये सीक्वेंस ये चलते चलता आ चलते रहा है। दरवाजा खुल रहा है और वो पूछ रहे हैं आके। तो अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा आपने ड्रेस कोड की वजह से बात की, तो जो कल्चर की मैं बात हाँ कर जी। रहा हूँ, वो आई थिंक वो स्लिट्स वगैरह होते हैं या कुछ इस जी तरह जी से। जी जी, शी वॉज वेयरिंग दैट वन। ओके। तो हो सकता है आपके फैमिली फंक्शन में या घर में आपके वो routine चल हो, जाए, हाँ। लेकिन आई रिपीट अगेन, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये नहीं है तो ये नहीं चलेगा। कलर जो है वो मैटर करता है। आपके फिर ऐसे ही जो जिसको Earrings जो होते हैं, earrings हाँ। इनका जरूर ख्याल रखें। आप टॉप्स पहनते हैं अगर, तो सही। दैट्स बेटर। कोई ऐसी चीज जो डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आप वो लंबे वाले, हमने देखा है कुछ खवातीन पहन के आती हैं, तो जरा सा राइट लेफ्ट पे देखते हैं तो वो एक इधर जाके लगता है, किधर जाके लगता है, दैट लुक्स ऑड। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सही, किसी भी तरह से। ठीक है। बिल्कुल स्मार्ट कैजुअल। आप उस पे अगर लिख के देख लें कि स्मार्ट जो है ड्रेस अब वो तो कौन सा इंटरनेट होता पे है। हर चीज पे व्हाट्सएप मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। अब मुनीबा, आप चैट जीपीटी खोल के हाँ। देखें, आप सारा डेटा अपना डाल दें कि मैंने ये कुछ किया हुआ है, और इसको सीवी बना दें, बुलेट्स में बना दें, इसको टेबुलर फॉर्म में बना दें, वो सारा अपडेट कर देता है। तो इतनी आपके पास फैसिलिटी है, तो फिर इस तरह की जो मैंने शेयर किया वो बोंगियां मारने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, फिर आप किसी की गाइडेंस भी लेइए, किसी से जाके काउंसलिंग ले। अब आपके पास हर चीज इंटरनेट पर एक क्लिक में आपको हर चीज मिल जाती है। एआई है, चैट जीपीटी है, आप उससे इतनी अच्छे तरीके से हेल्प आउट करेगा ना वो आपको, कि शायद कोई और नहीं कर सकता उस तरह। Exactly. अच्छा, दूसरा ये तो हमने जॉब्स के हवाले से बात की, क्योंकि आज मैंने कहा कि हमने बड़ा वास्ट टॉपिक जो है ना वो चूज किया है कि जॉब्स पे भी, इसमें भी थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। एक तो जॉब के, दूसरा बच्चे कहते हैं जो हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो एक तो जॉब वाले बच्चे होते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि बिजनेस वाले बच्चे हैं, हमने बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी आप कह लें कि एक्सपर्टीज चाहिए या की पॉइंट्स होते हैं, और दूसरा ये कि जिन बच्चों ने अपने फादर का बिजनेस टेकअप करना होता है, तो वो क्या फादर का बिजनेस टेकअप करें या अपना बिजनेस शुरू करें? वेरी वैलिड पॉइंट, और मजे की बात है ये दोनों कनेक्टेड हैं। हाँ जी। जॉब का भी और इसका भी। और इसका भी, हाँ। अच्छा, इसमें जब हम, अगर मैं जॉब की थोड़ी सी बात ऐड जी, करूं जो जी, इसके साथ sure, कनेक्टेड sure. है, तो जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है ना मुनीबा, उसमें 2-3 सवाल बड़े लाजमी हैं। ओके। एक है सादा सा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये हर कोई पूछेगा, और ये कह के वो बैठ जाएंगे आपको देखने के लिए कि अब आप बोलें। सही। सो यू हैव टू स्पीक फॉर बैक टू बैक 30 सेकेंड 45 सेकेंड जितनी आपने प्लान किया हुआ है। उन 30 to 45 सेकेंड्स के दरमियान जो आपने कंटेंट बोलना है उसके लिए रिहर्सल करें। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि यार मैं तो कर लेता हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन संभाल लेता हूँ, मुझे वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने क्या किया हुआ है। डोंट डू दैट। ओके। आपको 8, 10, 12 पॉइंट्स लिखें, सही। अपनी अचीवमेंट्स एक पेज पे लिखें। ओके। उसके साथ आप अपने किसी बेस्ट, आई रिकमेंड बेस्ट बडी, जो आपका मजाक भी उड़ाता है, हाँ, हाँ। उसके साथ बैठ के उसे कहें कि यार मुझसे ये सवाल करो, ये 3 सवाल हैं जो तुमने मुझसे करने हैं, और वो सुनो, और साथ आप टाइमर लगा लें अपने पास, ठीक है, ताकि वो सुने। और वो मजाक उड़ा सकता है, आपको हंसा सकता है, तो आपने इंश्योर करना है कि आपने कैजुअल स्माइल नहीं रखनी, प्रोफेशनल स्माइल चेहरे पर रखनी। ओके। और आपने बैक टू बैक अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। सही। देयर शुड बी नो सच थिंग एज कि मेरे इतने भाई हैं, इतनी बहनें हैं, इतने शादीशुदा हैं, वो ये जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। अपने बारे में और क्रिस्प अंदाज में अपनी अचीवमेंट्स। तो अच्छा, एक सवाल होता है कि हम न्यू कमर्स हैं, हमारी अचीवमेंट्स कहाँ से आएंगी? एग्जैक्टली। तो आपने अगर तो अपना जो स्कूल का, कॉलेज का ज़माना, यूनिवर्सिटी का बैक बेंचर के तौर पे गुजारा है। बैक बेंचर का मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे हैं जो शरारतें ज़्यादा करते हैं, तो आपके पास अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे अगर आप शरारतें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत सारा है। अगर आप फ्रंट रनर हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स आपने कोई इवेंट्स करवाए होंगे यूनिवर्सिटी में, अपने जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको असिस्ट किया होगा, कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स किए होंगे, वो सारे उसके बताएं कि ये मैंने सब कुछ किया हुआ है, विच इज़ रेलेवेंट टू द जॉब। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ इंट्रोड्यूस जब आप करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल होता है व्हाई शुड वी हायर यू। वो जैसे मैंने कहा था 2 तरह के 2 सेब पड़े हुए हैं, तो वो ये वाला मैं क्यों पिक करूँ, वो क्यों ना पिक करूं? तो उसमें आप अपनी कोई स्पेशलिटी बताते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। वो कैसे? आप कहते हैं लेट से मैंने प्रोजेक्ट किया अपने सर के साथ, तो हमने लेट से 100 रुपए से शुरू किया, तो जो हमने 150 पे क्लोज किया जाके, तो उसमें मेरा रोल ये था कि मैं सेल्स में था, और मैंने इतने लोगों को जाके टच किया, मेरी नेटवर्किंग स्किल्स यहाँ पर काम आई। तो ये जो जार्गन्स हैं, जिनको हम जार्गन्स कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स,
उनको आप ऐड करें कि इसके जरिए ये रेवेन्यू हमने इंश्योर किया। ओके तो दैट इज हाउ यू इंश्योर के आप मुझे ही हायर करें, बाकी एमबीएस को रहने दें ठीक जो है। 60-65 आपके ठीक पास है। आ रहा है। और इसी तरह से अगर आपने जैसे बिजनेस की बात बिजनेस की, हाँ। तो बिजनेस में भी जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला पार्ट है, मुनीबा आप जहां पर जाएंगे आपको वही तरीका होगा सेल करने का। एक की स्किल है दैट इज सेलिंग स्किल। आपका बिजनेस सारा प्रोडक्ट से आगे निकल के सेल पे चलता है। कोई यू डोंट री इन्वेंट द व्हील। ओके बहुत कम ऐसी, मतलब मैं अगर चावलों का बिजनेस करना शुरू करता हूँ तो मैं कौन सा नए चावल हाँ जी उसमें एग्जैक्टली हाँ तो फिर डिफरेंस क्या होगा, मेरी सेल करने की सेल्स पे टेक्निक। डिपेंड करता है। यस, ट्रू। तो इसको कहते हैं सेल्स पिच। सेल्स पिच होती है 15 सेकंड्स की, अच्छा फर्स्ट 15 सेकंड्स। उसको कैसे, उसको एलिवेटर पिच भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजे की उसकी है। कहते हैं कि जो आप जब किसी लिफ्ट में या एलिवेटर में जाते हैं, सपोज करें कि आपने अपने सीईओ से मिलना था और आपने 2-3 महीने सोचा कि यार कुछ ऐसा करूं जिससे कंपनी को फायदा हो, हाँ। और सीईओ मुझे टाइम दे दे। हाँ। तो सीईओ इत्तेफाक ऐसा हुआ, आप ऑफिस में थे, आपको 4th-5वें फ्लोर पे जाना था, आपने बटन प्रेस किया तो सीईओ भी आ गए अचानक, उस लिफ्ट में आ गए, उसी में ही आ गए ठीक और है। आप भी उधर ही चले गए। ओके तो अब आपके पास हैं वही 10 से 15 सेकंड। अब आप क्या करेंगे? अगर तो आपने होमवर्क नहीं किया हुआ तो आप बस हाथ पैर फूल जाएंगे, सर मैं आपको काफी अर्से से मिलना चाह रहा था, सर आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपका ड्रेस बड़ा अच्छा है। ये कहते कहते लिफ्ट का दरवाजा खुला, he और is सर gone. चले गए। और ओके। आपका वो गोल्डन टाइम जाया हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको वो सेल्स पिच जो 15 सेकंड की है उस पर काम करना है कि जो कंपनी को फायदा होगा, जो आपने बहुत अरसे से सोचा है, उसके 3 पॉइंट्स, नॉट मोर देन 3, कि सर मैंने एनालिसिस किया है, हमारी कंपनी इस वक्त ईयरली या मंथली इतना रेवेन्यू ले रही है, मैं जो आइडिया डिस्कस करना चाह रहा हूँ उससे ये हो जाएगा। अच्छा यानी 10 रुपए कर रही है तो ये 15 रुपए हो जाएगा। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं डिटेल में आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। सही दैट्स इट। ओके उन 10-15 सेकंड्स में आपको यही 3 बातें करनी है। तो आई कैन बेट कि आप जब ये रेवेन्यू का उसको बताएंगे तो आपको देखेगा जरूर कि अच्छा ये हो सकता है। हाँ। मतलब ही समवन इज स्मार्टर इन द रूम, वो कहेगा ठीक है आज कल परसों तरसों का या हाँ। फैक्ट्री से बात कर ले, मेरे पास आ जाए। सही वो है गेम चेंजर जब आपको वो टाइम देगा। तो ये सेल्स पिच जो है यही आपको हेल्प करती है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, और यही आपको हेल्प करती है जब आप Business अपने में। बिजनेस में जाते हैं। तो सेल्स पिच पर होमवर्क करें जितना हो सकता है। सही दूसरा है नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्क अपना बढ़ाएं जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, लोगों से मिलें, मुलाकात करें, अपना काउंट रख लें कि एक दिन में कम से कम मुझे 2 पुराने लोगों को 3 नए लोगों को टच करना ही करना है। अच्छा तो दिस इज हाउ यू गो। अगर आपने नया बिजनेस किया है तो यू कनेक्ट फर्स्ट हाँ। एंड देन अप। फिर आप वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं। और तीसरी अहम बात है कि अपग्रेड करते रहे साथ साथ, ठीक है क्योंकि आपको अगर मैं कोई चीज़ बेचने के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, जी। वहाँ पर मुझे ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सही। मुझे बताना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के मुकाबले में मेरी कैसे बेहतर है। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो इस पर जरूर फोकस अच्छा दूसरा जैसे फवाद साहब ने कहा है कि बहुत से लोगों का पेरेंट्स का भी बिजनेस होता है ना, तो क्या उसी को टेकअप करना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए कि अपने से कुछ इनिशिएटिव लें? आपको मैं मजे की बात बताऊं, हाँ। मैंने इस पर स्टडी किया। अच्छा व्हाई ज्यूज आर स्मार्ट एक आर्टिकल है बड़ा मजे का। वो क्यों है, इस वक्त पूरी दुनिया में जिनका जो बिलियनियर्स हैं ना, मैंने अपने बुक में लिखा था इस वक्त 25 बिलियनियर्स ऑल ज्यूज है इधर दे आर ज्यूज और रेज्ड बाय ज्यूज। ओह। जैसे कि मार्क जकरबर्ग है, जी, वो जी। कहते हैं मैं नहीं हूं, मैं उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन ही इज रेज्ड बाय देम, सो इज बिल गेट्स। अच्छा वो क्या करते हैं, मैंने उनकी मिसाल इसलिए दी है जिनके पास सारी दुनिया का बिजनेस है। ऐसे ही हमारे हमसाया मुल्क में कुछ खानदान है जी जी उनके पास उन्हीं है। के पास है। हाँ हमारे मुल्क में भी कुछ खानदान हैं जिनको बिजनेस करना आता है। वो क्या करते हैं, अपने छोटे से बच्चे को अपने अंडर नहीं 6 साल में करवाते काम, वो अपने भाई किसी के और के बिजनेस में वो कहते हैं पहले काम करो, काम सीखो, दुकान पे फ्रंट एंड पे बैठो, लर्न दिस स्किल, ओके और उसके बाद मैं तुम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। बल्कि इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, चंद दिन पहले मैं देख रहा था जानवी कपूर जो भारत के अदाकार जी जी हैं, जी जी उनके वालिद हैं बोनी कपूर। हाँ जी उसने कहा कि 5 साल इसने काम किया है, तो 5 साल के बाद अब मैं इसको अपनी फिल्म में ले रहा हूँ क्योंकि इसने 5 साल काम सीखा है। हाँ तो बाप का पैसा भी डुबोने से बेहतर है कि आप पहले स्किल सीखें, सही। उनसे नाराज ना हो, ठीक है। स्किल सीखें, डेवलप करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें अपना। उसके बाद इस जो है ना समंदर में आपने कूदना है और फिर इंशाल्लाह आप तैर के बाहर निकल सकते हैं। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और हम बात कर रहे थे कि जनाब किस तरह हमें अपनी CV बनानी चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, और जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम जागो लाहौर जनाब। जिस तरह वीकेंड का शो हम मना रहे हैं और कोशिश यही है कि लाइटेड नोट पर हम हर चीज़ को लेकर चलें और लाइटेड नोट पर हो जाता है कुछ मौसीकी का तड़का, और वीकेंड है तो वीकेंड पे मौसीकी का तड़का ज़रूर लगना भी चाहिए। तो आज यहाँ पर जनाब मौसीकी के हवाले से हमने बुलाया है वडालियन घराने से उनका ताल्लुक़ है, एहसन अब्बास हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आप उनको देखते रहते हैं, अपनी आवाज़ का जादू भी जगाते हैं। तो आज हमने उनको मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे और कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो एहसन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एहसन, सबसे पहले तो आप बहुत बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ है, वडालियन घराने से, तो थोड़ा सा बताइए अपने करियर के बारे में, किस तरह से स्टार्ट किया और कहाँ से सीखा आपने? मैंने स्टार्ट तो तकरीबन बचपन से ही सिंगिंग, खास करके लोरी मिलती थी वालदा से। मेरी वालदा जाकरा भी है माशाल्लाह से, तो वो अक्सर लोरी दिया करते थे मुझे, तो मैं सुनता था और एक दिन मैंने उन्हें लोरी गा के सुनाई। अच्छा। तो वो बड़ा हैरान हुई, उन्होंने कहा कि तुमने कहाँ से याद की और कैसे सुनी? मैंने कहा मुझे रोज़ देती थी, इसलिए मुझे याद हो गई। तो बड़ा खुश हुए। उसके बाद फिर दादा अब्बू ने मुझे एक दिन सुना और फिर कहा, मेरे दादा अबू उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब, बाबा सरदारा सरनी नवाज, मौला बख्श खां, हाँ जी, हमारे बुजुर्ग, तो दादा अबू ने फिर मुझे सुना, उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास बैठा करो, अच्छा, तुम रोज़ मेरे पास आओ और जो मैं बताता हूँ वो सीखो। तो इस तरह करते करते क्लासिकल म्यूज़िक को जाना और उसके बाद फिर रॉक एंड पॉप की तरफ, और इसी तरह फिर अब चल रहा है। और सही अगस्त 2012 से हुआ। अच्छा, 2012 से आपने किया। फिर तो वो पहला आपने कोई अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, ट्रैक लॉन्च किया था, क्या किया था? पहला जो सबसे पहला था वो एक मेरा टीवी शो था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल पे था और मैंने वो विन किया। उसके बाद एक और टाइटल वॉइस ऑफ पाकिस्तान था, वो भी विन किया। वाह जी वाह। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान का टाइटल, वो भी विन किया। तो इस तरह चल रहा है ये सिलसिला जो है अब चलता आ रहा है 2012 से जो आपने स्टार्ट किया था। तो जब कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा आप काम कर रहे हैं जो इन कमिंग डेज हमें देखने को मिले? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें पूरा एल्बम है और उसके ऊपर बहुत सा काम हो चुका है, कुछ रहता है उसका। मैं एक आध कोई सॉन्ग आपको सुना के भी जाऊंगा और वो बड़े मज़े के सॉन्ग है। उसमें सभी स्टाइल मिलेंगे आपको। अच्छा। हर तरह का स्टाइल मिलेगा, जिसमें रॉक एंड पॉप भी होगा, रोमांटिक भी होगा, सैड भी सॉन्ग होंगे। अच्छा। और उसमें भंगड़े भी होंगे। तो सभी स्टाइल एक ही एल्बम के अंदर है। वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन आपको मतलब ज़्यादा कौन सा जॉनरा पसंद है, कौन सा ज़्यादा गाते हैं? सभी बहुत पसंद है, जो भी गाता हूँ कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छा गाऊँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि बचपन से सीखा है तो क्लासिकल और सूफी बहुत पसंद है। अच्छा, तो अपने घर से अपने वालिद साहब से ही सीखा है या किसी उस्ताद के अंदर भी उनसे भी सीखा है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने वैसे तो अपने दादा अबू से सीखा है। हाँ जी। दादा अबू से सीखा है। उसके बाद जब वो उनका विसाल हो गया तो उसके बाद फिर मैंने शागिर्दी की हामिद अली बेला साहब के साहबजादे हैं, जिनका कलाम है मायनी मैं किन्नू आखा, जी जी, दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं। उनके बेटे हैं सज्जाद अली बेला साहब। सही। तो फिर सज्जाद अली बेला साहब ने मेरी रहनुमाई भी की और बहुत सी चीज़ों को बहुत बेहतर भी किया और फिर मार्केट में भी लेके आए। क्या बात है, वाह जी वाह। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है और अहम भी है कि किसी उस्ताद की शागिर्दी में आना, बिकॉज आजकल तो हर कोई यही चाहता है कि हम सिंगर बन जाएं। टीचर है, हाँ, हम सिंगर बन जाएं और हम रातों रात जो है वो फेमस भी हो जाए और स्टार भी बन जाए। लेकिन किसी उस्ताद की शागिर्दी में आना और इसको बाकायदा तौर पर सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। रियाजात, आपकी रियाज जो होता है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप स्टडी भी करते हैं तो आपको उसको पढ़ना पड़ता है अपने उस्ताद से। उस्ताद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब बाबी बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि बिन मुर्शिदों बात ना बनती, तो इसलिए आपका उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं होता, आप इस तरह भटक सकते हैं। बेशक ऐसे है। आपको उस्ताद बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका एक तजर्बा होता है, वो आपको उस तजर्बे के हिसाब से लेके चलते हैं। आपका टोन सुनते हैं, खासकर सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। आपका टोन सुन के वो कहते हैं तुम्हारे ये सूट करता है, ये गाओ।
फिर अच्छा। उसी तरह की उसे प्रैक्टिस करवाई जाए। ये आपका अपना गाना जी है? मेरा अपना गाना अच्छा, और ये रिलीज हो गया ये है? रिलीज हो चुका है। अच्छा, वाह जी वाह, बड़े बड़े ही अच्छे बोल हैं बिछोड़ा के इसके। नाम से है, बिछोड़ा हसन अब्बास बड़े के अच्छा इसके बोल हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जो न्यू कमर्स हैं एहसन, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जब इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? उनको चाहिए अपने सीनियर्स को फॉलो करें। अच्छा। जिस तरह सीनियर्स ने आपका पहले काम कर चुके हैं और अच्छे अच्छे उस्तादों से मशवरे लें, हौसला बिल्कुल ना हारें। अच्छा। ये ज़रूर याद रखें कि हर रात के बाद एक दिन है बेशक। और वो दिन ज़रूर आना है। बेशक। तो अल्लाह पर उम्मीद रखें। हाँ, अपने चलने का जो रास्ता है वो नेक तबीयत से रखें। किसी के लिए कुछ कभी भी ना सोचें कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बस ये करें कि अल्लाह पर ईमान रखें और चलते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी नहीं तो आपको लगता है कि हमारे जो यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं, ये जो सिंगर्स हैं, वो लोग हौसला अफजाई करते हैं न्यू कमर्स की या उन्हें बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मैं इस बात से इख्तलाफात करूँगा थोड़ा सा। वो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, लोगों अल्लाह फरमाता है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर आसान फरमाया, बेशक। लोगों के साथ भलाई करो, अल्लाह फरमाते हैं। तो आप जैसे भला करते हैं आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अक्सर, ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बल्कि सबको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए रास्ते बनाने चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरे सिंगर्स को सुन के मशवरा देना चाहिए। तो हमारे में ज़्यादातर वो हो जाती है कि ये बेहतर है या मुझसे बेहतर है, तो इस तरह की चीज़ें तो हमें नहीं होनी चाहिए। बेशक ऐसे ही। अगर आप सीनियर हैं, हाँ। अपने जूनियर का इतनी इज्जत दें कि वो खुद आपकी इज्जत करने के लिए इज्जत भी दें और उन्हें मौका दें कि वो मौका दें, आगे आए, वो उन्हें आगे आए। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। आपने इतना काम कर लिया है तो अब न्यू कमर्स को आने हाँ, दें इस बहुत फील्ड ज़रूरी के है। अंदर, बिकॉज हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या शिकायत करते हैं इसी चीज़ की कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म जनाब आप सबके लिए हाजिर है। आप यहाँ पर आइए, अपनी आवाज़ का जादू जगाइए और लोगों तक पहुँच जाइए। तो एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए।